हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो कि सबसे नियरेस्ट एग्ज़ाम है और उसकी तैयारी आपको जल्दी से जल्दी करनी है। इसलिए इन क्वेश्चंस के थ्रू हम क्विक रिवीजन करेंगे और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपके शब्द जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल बना सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है। यानी इस पूरे वाक्य के लिए जो एक शब्द है, वाक्य क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका सही शब्द है, ऑप्शन है आपके परागत, तथागत, क्रमागत या अन्वयागत। तो इसमें ये आपका यूपी ट्रिपल एससी जगबंदी लेखपाल के एग्ज़ाम में 2015 वाली परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है डी, अन्वयागत। ठीक है, बाकी के क्रमागत है, तथागत है। तथागत जो है वो आपने अगर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा है तो बौद्ध जी ने अपनी शिक्षा में तक खुद को ही तथागत कहा है। उनका कहने का अर्थ वो था जिसको जीवन में किसी चीज़ की लालसा ना हो और वो साधारण जीवन व्यतीत करे, उसे ही उन्होंने तथागत कहा है। इसीलिए उन्होंने खुद को भी तथागत ही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भला चाहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। तो भला चाहने वाला है, जो हमारा भला चाहने वाला है उसे क्या बोलेंगे, निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या सहायक। निस्वार्थ उसे बोला जाता है जिसका कोई स्वार्थ ना हो, मतलब जिसका कोई अपना स्वार्थ ना हो, जो आपसे स्वार्थ के लिए मतलब नहीं रखता हो, वो आ जाएगा निस्वार्थ में। पुण्य आत्मा मतलब जो अंतरात्मा से पुण्य के काम में या पुण्य करने में विश्वास रखता हो। सहायक जो आपकी सहायता करता हो। और हितैषी होता है जो आपका हित चाहता हो, भला चाहता हो। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा शी, हितैषी। ये भी आपका राजस्व लेखपाल के 2015 वाले एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इस वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सभी यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक भी एक्स्ट्रा नहीं है। यानी कि इन सभी में से किसी के भी आने की आशंका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो खाने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, पथ, अपाच्य या अलभ्य। तो इसमें आप अगर शब्दों के मतलब समझेंगे तो पथ किसे कहते हैं, पथ बोला जाता है रास्ता। ठीक है, वहीं अपाच्य होता है जो पचाने योग्य ना हो, जो ना पचा हो। ठीक है, वहीं पे लभ्य होता है, अलभ्य, जिसका कोई लाभ ना हो, जिससे कोई लाभ ना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है जिसके पास घर ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर ना हो उसको क्या बोलेंगे, ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे इन सभी का अर्थ, तो इनमें सही से आप देखेंगे तो आपने अगर पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि जो हमारा घर होता है, घर के लिए पर्यायवाची शब्द अगर आपने पढ़े होंगे, घर के पर्यायवाची, तो उसमें निकेतन आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, निकेतन। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, अनिकेत, जिसके पास घर ना हो, यानी कि अनिकेत। ठीक, ये भी आपका 2019 वाले एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। जो अवसर के अनुरूप बदल जाए, यानी अवसर के अनुसार। तो यथा स्थितिवादी या आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यथा स्थितिवादी, यानी कि स्थिति के अनुसार जो बदल जाए। ठीक है, आदर्शवादी तो अलग ही शब्द हो जाता है, भाववादी भी अलग है, और अवसरवादी वो है जो अवसर पे बदल जाए। ठीक है, और यथा स्थितिवादी यानी अवसर के अनुरूप जो बदले। ठीक, ये भी आपका आया हुआ एक क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी के कनिष्ठ सहायक
फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में 2019 वाले में, उसमें ये क्वेश्चन आया था आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ही ना हो, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द क्या यूज़ किया जाता है? अवीरा, अबला, असहाय या अकेल्या। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो क्या है? अवीरा। ठीक है, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ही ना हो, तो उसके लिए सही आंसर है अवीरा। अबला का अर्थ होता है नारी। असहाय का मतलब जिसका कोई सहायक, मतलब जिसका कोई सहारा ना हो। ठीक, अकेल्या का मतलब होता है अकेला। तो उससे आप इनके जो भी वाक्य होंगे उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। और यहाँ पर वाक्य हमें क्या दिया गया है? जो थोड़ा जानता हो, मतलब उसे अधिक ज्ञान नहीं है, थोड़ा जानता हो। बिल्कुल ये भी नहीं है कि उसे कुछ भी नहीं आता और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ा आता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है ए अवज्ञ, बी अल्प, सी अल्पज्ञ और डी है सर्वज्ञ। तो अवज्ञ का मतलब होता है जो कुछ भी ना जानता हो, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। सर्वज्ञ का मतलब होता है जिसको सब कुछ आता हो। तो यहाँ पर जो थोड़ा जानता हो उसके लिए सही ऑप्शन है आपका बी अल्पज्ञ। अल्प यानी थोड़ा और अज्ञ यानी कि जानना। जो थोड़ा जानता है वो आ जाएगा अल्पज्ञ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो उसमें पूछा गया है आपसे, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमाणित, अपरमेय, अपरिमित या अनप्रमाणित। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा बी अपरमेय। जबकि ए ऑप्शन जो है उसका अगर वाक्य देखा जाए तो अप्रमाणित है, यानी कि जो प्रमाणित ना किया गया हो। ठीक है, अपरिमित मतलब होता है बेहद, जिसकी कोई हद ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, जिसको हम नाप ना सकें, जिसका अंदाज़ा ना लगा सकें। ठीक है, और वहीं पर अनप्रमाणित जो प्रमाणित ना किया गया हो, और जो प्रमाणित ना हो सके उसको अप्रमाणित बोलेंगे। ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो आपका सही आंसर आएगा बी, यानी कि अपरमेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ऐसा स्थान जिसमें पृथ्वी, ग्रह, तारे तीनों आ जाते हैं। समंदर तो खुद पृथ्वी पे ही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि अंतरिक्ष। धरती पर तारे नहीं हैं, विश्व में ग्रह नहीं है। ठीक है, अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पृथ्वी भी मिल जाएगी, तारे भी मिलेंगे और ग्रह भी देखने को मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द है। ये आपका वाक्य है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए वाक्य होगा अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी। देखिए, अल्पज्ञ अभी मैंने आपको बताया, अल्पज्ञ क्या है? जिसको थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञ है। ज्ञानी क्या है? जिसको अधिक ज्ञान हो वो ज्ञानी है। अनुयायी बोलते हैं, अनुयायी होता है फॉलोअर्स जिसको बोला जाता है, यानी जो किसी को फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है किसी का। तो जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए सही आंसर जो आपका होगा वो होगा अनुपम। ठीक, तो इनके लिए वाक्य अगर बोले जाएं तो आप आराम से बता सकते हो। अल्पज्ञ के लिए जैसे जो थोड़ा जानता है, ज्ञानी मतलब जो बहुत कुछ जानता है, अनुयायी मतलब जो किसी का अनुसरण करता है, और अनुपम यानी जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला, ये आपका वाक्य है, पीछे चलने वाला शब्द के लिए
शब्द समूह हेतु एक शब्द है, अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या आगत। तो पीछे चलने वाला पिछलग्गू और पिछल तो ये अलग ही हैं, आगत यानी आगे चलने वाला और पीछे चलने वाला होगा अनुगत। ठीक है, तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक, ये क्या है आपका, ये वाक्य है कि आदि से अंत तक, इसके लिए एक शब्द क्या यूज़ किया जाएगा, अनादि, अधोपांत, समकालीन या समीचीन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, अधोपांत। ठीक, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जिस पर आक्रमण हो। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए सही शब्द क्या यूज़ किया जाएगा, एक वर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। तो आक्रमण तो बोला जाता है खुद प्रहार को, जो हमला किया जा रहा है। आक्रामक बोला जाता है प्रहार करने वाले को, जो हमला कर रहा है। ठीक है, और आत्मघाती यानी खुद को घात पहुंचाना। आत्म यानी खुद को, घात यानी कि चोट पहुंचाना। ठीक है, और वहीं पे आक्रांत जो है ये आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत, यह आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, तो इंद्रिय जीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रियातीत। ठीक, जबकि इंद्रियजीत वो होता है जिसने इंद्रियों पर काबू कर लिया हो या इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यहाँ इंद्रिय नहीं बोला है उसने, इंद्र बोला है। इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलेंगे, इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रजीत। ठीक, नेक्स्ट है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा है उसे क्या कहा जाता है, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी की दिशाओं का भी देखेंगे तो जो हमारी आग्नेय है, आग्नेय वाली जो दिशा है उस वो होती है हमारी पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा। ठीक, वायव्य होती है आपकी उत्तर और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। ये आते हैं क्वेश्चन, बहुत बार आए हुए हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में इनमें से एक पूछ ही लिया जाता है कि आग्नेय किसे बोला गया, ईशान किसे बोला गया, वायव्य किसे बोला गया या नैऋत्य किसे बोला गया। नैऋत्य होती है आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा। ठीक है, तो ये इन दिशाओं के नाम के बेस पे या फिर ये पूछ लेंगे पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा या फिर दक्षिण और पश्चिम या उत्तर पश्चिम, इनमें से किसी भी एक से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही याद रखना आप, चारों ही दिशा के नाम कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो धरती फोड़कर जन्मता हो। वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है, तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो यानी कि धरती को फाड़कर, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है वो कोई महावीर पुरुष महाबली ही हो तभी धरती फाड़ सकता है। अगर आपने गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनके हम बीज ही पृथ्वी में लगाते हैं और वो धरती फाड़कर ही ऊपर निकलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है, उद्भिज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जो धरती फोड़कर निकलता हो उसे उद्भिज बोला जाता है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है। तो जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला है यानी कि उसे क्या बोला जाएगा,
कुलीन, यानी कि इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राजपुत्र यानी राज्य का पुत्र, पूजनीय यानी जो पूजने योग्य हो, और द्विज, द्विज तो अलग हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर, पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें जो आपको अंडरलाइन करके दिया गया है वो ये है, जीवन जीने की इच्छा। तो जीवन जीने की इच्छा को वाक्यांश के लिए एक शब्द, आपका वाक्यांश है कि जीवन जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीविशा। चतुरानन यानी जिसके चार आनन यानी कि चार सिर हों। जीविका यानी कि हमारा जीवन जो हम जीते हैं उसको जीविका बोल देते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीविशा। जीवन जीने की इच्छा को कहा जाता है जीविशा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, यानी कि तर्क के, जिसका कोई तर्क देकर तर्क के द्वारा माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी या तटस्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तर्क संगत। तर्क सम्मत नहीं है, तर्क संगत है। तकावी आपको मैं बता दूं, तकावी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है, आपने सुना, शायद हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें सुना होगा। तकावी जो होता है ये किसानों से सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता था उसे तकावी बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी आ सकता है कि किसानों से सरकार द्वारा लिया जाने वाला ऋण क्या कहा जाएगा? तो तकावी। ये आपके हिस्ट्री में भी काम आएगा और इसमें भी काम आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र, ये सुना तो सब नहीं होगा कि गोद लेते हैं, तो इसके लिए जो एक शब्द क्या यूज़ किया जाता है? दत्त, दत्तक, दत्तचित्त या दंपत्ति। ठीक है, दत्त होता है दिया हुआ, ठीक, वहीं पे दत्तक, दत्तक, इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा दत्तक। दत्तचित्त होता है एकाग्र मन वाला, यानी कि जिसका मन इधर उधर भयभीत भटकता ना हो। और दंपत्ति हम बोलते हैं घर का जो स्वामी, यानी कि हमारे जैसे पिताजी होते हैं, घर का जो स्वामी होता है उसको हम दंपत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, उसे क्या बोला जाएगा? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अलंघ्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ, यानी कि उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, जो देने योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा? गे, दे, पे या दान। गे होता है गाया जाने योग्य, जो क्या है? गाए जाने योग्य हो, और दे होता है जो देने योग्य हो, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पे होता है यानी कि जो पीने योग्य हो, और दान जो दिया जाता है। ठीक है, जो दिया गया हो वो दान है, जो पीने योग्य हो वो पे है, और जो देने योग्य है वो दे है, और गे जो गाने योग्य हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसके चारों ही ऑप्शन जो हैं, इन चारों का ही अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चारों में से कोई भी पूछ लिया जाता है और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आप काउंट करके रखिएगा कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो जंगल में लगने वाली आग को ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा यहाँ पर, ये सी ऑप्शन है और ये वाला बी ऑप्शन है। तो सी जो है दावानल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। और वन अग्नि भी, वन में लगने वाली आग जठरा अग्नि होती है, जो हमारे पेट की आग बोला जाता है जिसको, वो जठरा अग्नि होती है। और जबकि बड़वा अग्नि जो होती है, ये बड़वा नल जिसे बोलते हैं, ये समुद्र में लगने वाली आग को बोला जाता है बड़वा नल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दावानल। जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है दावानल, वन में लगने वाली आग वनाग्नि। ठीक, रात में विचरण करने वाली प्राणी को कहा जाता है, जो रात में जगते हैं, घूमते हैं, उनको बोला जाता है निशाचर, बंचर,
तमचोर या निशाचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निशाचर, क्योंकि निशा जो है वो रात का पर्यायवाची है और रात में विचरण करने वाला यानी कि निशाचर। ठीक है, इसमें से बाकी के जो ऑप्शन है वो इसके तर्क सम्मत नहीं है, और जबकि निशाचर जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मम। ठीक है, बाकी ये मर्माहत जो है इसको देखकर कई लोग ये सोचेंगे कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मर्म और ममता एक जैसा शब्द आ जाता है, तो बट ये सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन होगा आपका निर्मम। जबकि ये जो मर्माहत है इसका अर्थ होता है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका बन जाएगा मर्म और प्लस आघत। ठीक है, आहत या आघत। तो मर्म जो है वो हमारे बॉडी के या फिर पृथ्वी के किसी भी ऐसे भाग को बोला जाता है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ठीक है, जैसे हार्ट ले लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम मर्म बोलते हैं, और उन पर घात पहुंचाना यानी मर्माहत, यानी कि कमज़ोर पार्ट पर घात करना, वो मर्माहत होगा। क्रूर यानी कि जिसको बिल्कुल भी मतलब बहुत कठोर टाइप का है उसको क्रूर कह देते हैं, और निर्दय जिसमें दया ना हो। लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो आपका जिसके हृदय में ममता नहीं उसको हम बोलेंगे निर्मम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। ऐसा शब्द जिसका प्रयोग एक निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक या निपात। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका, जो आप इसमें सही आंसर लगाएंगे वो आपका आएगा आंसर नंबर डी, यानी कि निपात। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या आएगा? निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। ऐसा जो हम कोई भी काम करें उसमें एक बार भी आपने पलक नहीं झपकाया, बिना पलक झपकाए, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निष्पलक, निष्प्रह, निर्निमेष या निर्विकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्निमेष। ठीक है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या है हमारे आने वाले नोटिफिकेशन जो हैं वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और जब क्योंकि अब एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो प्रिपरेशन भी फटाफट करनी है, और इस टाइम पे क्विक रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको अगर कुछ भी पूछना है, और या फिर कुछ भी ऐसा टॉपिक जो आपको सबसे पहले पढ़ना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे क्या है नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। और बाकी जो भी चीज़ में आपको समर्थन चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे क्या है हमारी नेक्स्ट वीडियो में और से और ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल बना सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव। पार्थिव शब्द के लिए जो है हम क्या वाक्यांश यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये बताना है। जिसका संबंध मनुष्य से हो उसके लिए पार्थिव यूज़ किया जाएगा, तो ये गलत है। जिसका संबंध प्रथा से हो, ये भी नहीं है। जिसका संबंध ईश्वर से हो उसको हम आस्तिक बोलते हैं, और जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको हम पार्थिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहा जाता है। गिरा हुआ, इसके लिए क्या यूज़ होगा? लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशाही या पातकी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पतित।
पतित यानी गिरा हुआ। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो में आपके 30 क्वेश्चंस वन वर्ड वाक्यांशों के लिए एक शब्द से कंप्लीट किए हैं मैंने, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर अभी भी इसमें कुछ आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पूरी तरीके से, जो आपके लिए पूरी तरीके से सपोर्टिव हो, उस तरीके की वीडियो आपको तैयार करके दे सकूं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट अस। जुड़े रहिए, बने रहिए और स्वस्थ रहिए।